नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन का दांव विपक्ष पर भारी पड़ गया। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान 18 से 22 सितंबर के बीच सभी बड़े अधिकारियों को दिल्ली में रहने का आदेश दिया है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के आदेश अमूमन सरकार किसी बड़ी घटना को ध्यान में रखकर देती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश कर बड़ी सियासी चाल चल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सियासी रणनीति विपक्षी एकता को तोड़ने में कारगर भी साबित हो सकती है। चुनावी पंडित वन नेशन वन इलेक्शन को क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बड़ा हथियार मान रहे हैं। उनका मानना है कि अगर देश में एक ही समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे। ये बात सभी को पता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दे उठाती हैं और क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अगर दोनों चुनाव एक साथ हुए तो क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को उतनी प्रमुखता से नहीं उठा पाएंगे और वो लोकसभा चुनाव में उलझ कर रह जाएंगे। इसी मसले पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्रेष्ठ भारत के फाउंडर एडिटर कन्हैया सिंह जी और लाइव पर जुड़ रहे हैं मुंबई के वरिष्ठ बीजेपी के नेता कृपाशंकर जी और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित जी, जिनकी मुंबई और खासकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे शुरू करेंगे। मुंबई में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल बारिश जोरों पर है। तापमान इतना गर्म है कि नहीं, लेकिन पॉलिटिकल तापमान तो काफी गर्म दिख रहा है मुंबई का इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो तीसरा समिट था इंडिया का वो मुंबई में ही हुआ, 2 दिन तक चला और 2 दिन में जो कुछ भी हुआ उसने मुंबई का पॉलिटिकल तापमान जो है वो एक तरह से गर्मा कर रख दिया। और हालांकि बहुत कुछ उम्मीद थी कि इस समिट में काफी कुछ होगा, कई सारे जो है प्रपोजल्स पास किए जाएंगे, कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खाली एकजुटता दिखाने के अलावा जो है इससे कुछ खासा फिलहाल निकल कर नहीं आ पाया। और इंडिया की गाड़ी जो है जहां पर पिछली बार बेंगलोर में जहां तक थी उससे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ मुद्दों पर जो है इनके बीच में अभी से ही मन मुटाव शुरू हो गए हैं। वो चीजें भी सामने आई हैं, जिस तरह की ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक साथ कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था उसमें ना वे शामिल हुई, ना उनकी पार्टी से कोई शामिल हुआ। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी नाराज दिखे। तो कई चीजों को लेकर इनके मतभेद भी जो है इन 2 दिनों में उभर कर सामने आए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का लोगो तय करने का मुद्दा हो या फिर सीट शेयरिंग का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पर जो है इनके मतभेद अभी से ही नजर आने लग गए हैं। जी, इस पूरी चीजों पर हम आएंगे, इसको थोड़ा और आगे आपसे समझेंगे, लेकिन कृपाशंकर सिंह जी के पास चलते हैं। कृपा जी, आपकी कर्म भूमि मुंबई में इंडिया की बैठक, या अगर दूसरी तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में किस तरह का माहौल है, और खास करके आपकी पार्टी में? इस चर्चा में भाग लेने के पहले मैं सोच रहा था कि ये जो नाम है ये किस लिए नाम पड़ा है। क्या क्या राहुल जी गांधी में और उद्धव ठाकरे में ये विचार इकट्ठा हो गया है क्या कि वीर सावरकर जी के बारे में दोनों की ओपिनियन एक है? क्या शरद पवार साहब और राहुल गांधी में समझौता हो गया क्या कि जेपीसी लाना चाहिए? गौतम अडानी बारे में क्या है? ये जो अलग अलग बात करते हैं ये सिर्फ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक स्वर में बोलना। क्या योजना इनके पास है? कौन सी योजना है? किस पे मुद्दे पे चर्चा करते हैं? सिर्फ यही। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो भारत की एक परंपरा को लेके जाते हो। उस परंपरा के तहत आपने देखा, सबने देखा कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी परंपरा से हट के पैर छू के प्रणाम करता है। एक राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया कहता है कि द बॉस करके बुलाता है। देश का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आप बहुत पॉपुलर, कि आपके साथ सेल्फी ले सकता हूं। इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ लोग अलग ढंग की अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। कौन सा एजेंडा है? किस एजेंडा बात करना चाहते हैं? महाराष्ट्र का एजेंडा क्या है? गुजरात का एजेंडा क्या है? क्या सम्माननीय केजरीवाल जी कांग्रेस के नेताओं से सहमत हो गए हैं? क्या कांग्रेस के नेता
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से उनकी विचार भूमिका मिल गई है? क्या पंजाब कांग्रेस के लोग आप पार्टी से सहमत हो गए हैं? कौन सा तालमेल है, किस विषय में तालमेल है? मुझे तो लगता है कि एक बढ़िया ढंग का एक नौटंकी, एक नाटक करने के लिए अलग अलग भूमिका में लोग आ रहे हैं। लोग नाटक देखेंगे और नाटक देखने के बाद इस देश की जनता ने जो फैसला लिया था 2014 में लिया, 2019 में लिया, 2024 में इस देश की जनता को तय करना है और जनता तय करेगी कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश इसी तरह से विकास के रास्ते से देश आगे जाएगा। और आने वाले दिन में विश्व में कुछ भी चर्चा होगी तो पहले भारतवर्ष से पूछेगा। कृपा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बीजेपी की वकालत की बम्बई में बैठ के, जहां कल आपकी पुरानी पार्टी और आपके पुराने सहयोगियों के बीच में एक गहमा गहमी का माहौल था। और वहां से यही बात तो वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये वन मैन शो है। उनका ये कहना है कि इट इज़ 40% वर्सेस 60%, राहुल गांधी ने कहा। और क्या आपको नहीं लगता है कि कल जिस तरह से वन नेशन वन पोल का अनाउंसमेंट किया बीजेपी ने, आपाधापी में 200 रुपये सिलेंडर के दाम घटा दिए, कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन की शक्ति से थोड़ा बहुत बौखलाए हुए हैं, थोड़ा बौखलाहट देखने को मिल रही है? बिल्कुल नहीं। ये जो गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, इसको हटाना बढ़ाना ये इसके ऊपर तय करता है। और जहां तक 40% 60% की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न तो बीजेपी घबराई थी, न बीजेपी घबराई हुई है। घबराए वो लोग हैं जो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एकमात्र पिकनिक जैसा इकट्ठा होते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। आप बताइए, देश के उद्योगपतियों को क्यों इस पे घसीट रहे हो? देश का उद्योगपति यहाँ उद्योग लगा रहा है, उद्योग लगाया हुआ है, और लगाने के बाद जो है वो इस देश में रोजी रोटी दे रहा है। अब एक उद्योगपति की बात लेकर के चर्चा करते हैं। माननीय शरद पवार जी जेपीसी लगाने के बारे में उनकी क्या भूमिका थी? आप जब यहाँ इकट्ठे बैठते हो तो एक तय तो करो ना, आपको क्या करना है। एजेंडा एक है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन बढ़िया बोल सकता है, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। लेकिन कन्हैया, आप बैठक में देखिए तो 1 वर्सेस 28 चल रहा था। खाली मोदी जी, बीजेपी से ज्यादा मोदी जी की तरफ सारे ही पार्टी जो सारे नेता थे मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। बिल्कुल मुक्ता, आपने ये बात सही कही। जितेंद्र, आपको भी इसमें हम कहेंगे कि आप भी अपनी टिप्पणी करें। कल दो चीज़ें जो निकल के आई सामने, एक तो मोदी वर्सेस ऑल, और दूसरा कि मीडिया पर भी सारे लोगों ने खुल के बोला कि मीडिया कैसे मीडिया को कैसे टेम कर लिया है, कैसे गोदी मीडिया हो गई है, और उसको भी हम निजात दिलाएंगे। आपका क्या मानना है? यही दो एजेंडा प्रमुख रहा कल इंडिया का? जैसे आपने बोला कि उसके बहुत से चीज़ें जो थी वो फलित नहीं हो पाई, बहुत सी चीज़ें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये दो एजेंडा क्लियर कट सामने है। आपको क्या लगता है? देखिए, अंग्रेजी का एक शब्द है रिटॉरिक, और मैं मानता हूं कि कल ये जो इनका सम्मेलन हुआ उसमें रिटॉरिक के अलावा और कुछ निकल कर नहीं आया। सिर्फ सारे लोगों का एक साथ मिलना जुलना हो गया। लेकिन जो चीजें प्लान की गई थी, प्लान क्या किया गया था कि ये तय किया जाएगा कि संयोजक कौन होगा। संयोजक तय हुआ? नहीं हुआ। इस बारे में फैसला लेना था कि इंडिया गठबंधन का कोई लोगो बनाया जाएगा। क्या लोगो बनाया गया? अभी तो इस सवाल पर ही मंथन चल रहा है कि लोगो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ दल इस मत के हैं कि हर पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह है, हर पार्टी की अपनी एक पहचान है। तो ऐसे में अगर लोगो भी साथ में हम उसको भी कैंपेन के दौरान यूज करते हैं तो इससे मतदाता कंफ्यूज हो सकता है। तो उसको लेकर भी जो है वहां पर एक तरह से विवाद था, क्योंकि ममता बनर्जी चाह रही थी कि लोगो होना चाहिए, जबकि कुछ दूसरी पार्टी के लोग कह रहे थे कि लोगो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बात होनी थी, जो सबसे अहम मुद्दा है। और मैं आपको बता दूं कि ये गठबंधन कितना मजबूत या कमजोर होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरह से तैयार किया जाता है। हो सकता है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम करते करते ही कुछ लोग इसमें से घट बढ़ जाए, और जो मौजूदा स्वरूप हमें इंडिया गठबंधन का दिखाई पड़ रहा है, शायद वैसा स्वरूप चुनाव होते होते ना भी नजर आए। हम आपको बता दें, हमारे साथ कृतिनिधि पांडे भी जुड़ गए हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कृतिनिधि पांडे जी, आपसे भी ये सवाल कर ले रहे हैं, मुंबई में जो बैठक हुई, संतुष्ट हैं? जो चाहते थे वही हुआ बैठक में? देखिए, जो लोग बैठक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि जब हम पटना में इकट्ठा हो रहे थे तो लोगों ने कहा कि पटना
में इतने दल इकट्ठा हो ही नहीं सकते। तो हम 15 दल एक साथ बैठे और कारवा बेंगलुरु गया तो 26 हो गया, बंबई गया तो 28 हो गया। लगातार इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं, एजेंडा क्या है? एजेंडा है इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, एजेंडा है इस देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, एजेंडा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, वो नहीं हो पाया है। एजेंडा है जीएसटी से परेशान व्यापारी, एजेंडा है इस देश की सीमा जो चाइना कब्जा करते जा रहा है वो। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रहा है और लगातार मैं कह रहा हूं कि लगातार हम बैठ रहे हैं, संवाद कायम है, संवाद होता रहेगा तो लगातार एक एक मसले हल होते रहेंगे। पांडे जी, आपने आपने मुद्दों की बात तो गिना दी, लेकिन कल जहां एक तरफ मुंबई में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे, वहीं नीतीश जी के पोस्टर लग रहे थे पीएम के लिए। तो आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा? ये क्या इस पे आप लोगों ने एक मत बना लिया है? देखिए, एक चीज बताएं कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सभी अलायंस दल तय करेंगे। और इस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी मत रहे कि अगर पीएम कैंडिडेट नहीं होगा तो मोदी के बराबर कौन चेहरा होगा, तो कैसे चुनाव जीतेंगे। 2004 याद रखिए, देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे 2004 में, तब भी उनके खिलाफ कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था और अटल जी चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। इसलिए मुद्दा प्रमुख है, चेहरा प्रमुख नहीं है। और हम तय करेंगे, हमारे अलायंस पार्टनर तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा देना है नहीं देना है। हम कैंडिडेट घोषित करेंगे या कन्वीनर के सहारे लड़ेंगे या सब अपने अपने छत्र पर अपने अपने स्टेट में लड़ेंगे, ये हम तय कर लेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी है। जिस माननीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में 400 रुपए सिलेंडर था, अब 2023 तक कभी ओणम त्योहार नहीं याद आया, कभी रक्षाबंधन नहीं याद आया, कभी बहनों की याद नहीं आई। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक से पहले ही रक्षाबंधन याद आ गया प्रधानमंत्री जी को। कन्हैया, इस बात का जवाब कृपा शंकर जी को देने दीजिए। कृपा शंकर जी, जवाब दीजिए। पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल का दाम भी कम हो जाएगा चौथी बैठक होते होते। आपकी बात समझ में आ गई। अब कृपा शंकर जी जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं ये? चौथी बार जब इनकी बैठक उत्तर प्रदेश होगी तो 50 दल इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत सारा दल है और ये दल में इनकी एजेंडे की बात करते हैं। मैं सम्मानी अपने जो प्रवक्ता है समाजवादी जी के, उनसे यही कहना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने कांग्रेस को किस ढंग से देखते हैं? आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ सम्मान देंगे? क्या आपने तय किया है? ये देखिए 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 कृपा शंकर जी, ये सीट शेयरिंग के लिए आप क्यों परेशान है? सीट शेयरिंग हम तय कर लेंगे, इसमें आप परेशान क्यों? नहीं, लेकिन पांडे जी, ये बात तो बनती ही है ना कि भाई अब दिल्ली में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, इवन जहां से कृपा जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां क्या होगा? शरद पवार जी के साथ कैसे और उद्धव ठाकरे के साथ कैसे अलायंस बनाएंगे आप? देखिए जब तीनों अलायंस बना करके महाराष्ट्र में सरकार चलाए तो तीनों अलायंस बना करके चुनाव भी लड़ेंगे। ये सीट शेयरिंग हर जगह अलग अलग कमेटियां होंगी, अपने हिसाब से तय करेंगे। ये अलायंस पार्टनर हमारे तय कर लेंगे सीट शेयरिंग का फार्मूला, और सीट शेयरिंग तय हो जाएगी, चुनाव होगा। और एक घबराहट बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, साहब आपके साथ समझौता कैसे होगा, साहब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे लड़ेगी, पंजाब में आप कैसे लड़ेगी। ये परेशानी वाजिब है, ये परेशानी रहनी चाहिए उनको और रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और परेशानी बराबर बनी रहेगी। ये आपको परेशान करने के लिए ये गठबंधन काफी कारगर साबित हो रहा है, ऐसा पांडे जी का कहना है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उद्धव जी ठाकरे और माननीय शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी। बाद में क्या हुआ? उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के 40 एमएलए चले गए, शरद पवार जी इसलिए चले गए कि शिवसेना को आपके, और शिवसेना बीजेपी आज जो परिस्थिति है, 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी, तीनों पार्टी क्या हालत हुआ आज। सब लोग अपनी, अच्छा एक चीज बता दें पांडे जी, आप समाजवादी पार्टी से, आप इतना बता दें कि शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के साथ वीर सावरकर के बारे में क्या भूमिका है? आपकी भूमिका 370 हटाने के बारे में क्या है? समाजवादी पार्टी 370 हटाने के बारे में क्या कहना चाहती है? क्या शिवसेना के साथ
शिवसेना के आप साथ रहेगी। अरे भाई, आप कृपा लोग तो शंकर सिंह भगवान जी, राम का एक मंदिर मिनट भी बता नहीं रहा बनने हूँ, देना चाह एक रहे मिनट। अरे बता रहा तो आपने बनवा दिया, भगवान आपने बना बनवा रहे दिया, हैं, वही भगवान आप बना रहे बनवा हैं, दिए। वही नहीं नहीं, नहीं, भगवान आप ऐसे बना बनवा रहे ऐसे हैं, दिए। पांडे जी उसको वही वो भगवान बना मंदिर रहे हैं। उसका माननीय जवाब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। नहीं नहीं, वो प्रतिनिधि मंदिर आपका वो पश्चिम प्रतिनिधि बंगाल पांडे जी, अभी आप इतने प्रेम भाव की बात कर रहे हैं, सही बात है कि आप लोगों की तरफ से कोई मनमुटाव सामने नहीं आया है, लेकिन कल आपके नेताओं के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं था कि बैठक में वो बैठे रहे पूरे टाइम, एक एक करके निकलते गए। ममता जी कहां थी? जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। एक कृपा जी, जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं इन सावरकर के मुद्दे का या 370 के मुद्दे का, और आपका जो प्रश्न है, तो मेरा भी प्रश्न बीजेपी से ही है। वो ये है कि जब सरकार बनाने के लिए, तो जब 2014 में जब चुनाव हुए थे, आखिरी विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जब सरकार नहीं बन पा रही थी, तो फिर बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिला लिया था, महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिलाकर वहां पे सरकार बना ली थी। तब भी तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं समझौता तो किया था सत्ता में आने के लिए। ये बात बार बार यही उठाई जाती है कि जो आपके कट्टर विरोधी थे, जो आप जिन महबूबा मुफ्ती को कहते थे कि ये इनका सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकियों के प्रति, सेपरेटिस्ट के प्रति, और जो 370 का विरोध कर रही थी और अभी भी कर रही हैं, ऐसे ही पार्टी के साथ में मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो अगर वही सामने वाला गठबंधन भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, कुछ विवादित मुद्दों को अगर दरकिनार करके साथ में आ रहा है, तो फिर उसमें क्या गलत लग रहा है? आर्टिकल 370 हटाने के लिए बीजेपी ने महबूबा के साथ सरकार बनाई थी, कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनाई थी। जिस दिन उसने आर्टिकल 370 लाने के बाद विरोध करना शुरू किया, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से नाता तोड़ दिया। मतलब 370 हटाने के लिए राज्य में सरकार बनाना जरूरी है। वाह कृपा शंकर सिंह जी, पूरा वाह पूरा सहमत आना जरूरी है। वाह, आप संविधान क्या आप बात कर संविधान रहे हैं, पढ़ लीजिए। क्या जब आप तक चलिए संविधान एक चलिए पढ़िए, आप जब चलिए तक संविधान पांडे पढ़िए। जी, कृपा जी, 370 से बात आगे बढ़ चुकी है, अब तो बात हो रही है कि 300 कौन पार करेगा। अब ये बताइए पांडे जी, कोई फॉर्मूला बताइए यूपी में कैसे होगा? बहन जी कहां रहेंगी, आप लोग कहां रहेंगे, एकजुटता कैसे? जरा कोई आगे की बात करते हैं, पीछे की बात छोड़िए। देखिए देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारे अलायंस पार्टनर, और मैं कह रहा हूं बीजेपी इससे परेशान है। परेशानी के दो वजह है। देखिए, जब हम बेंगलुरु बैठे तो इनको देश के तमाम उन दलों को भी बुला के बताना पड़ा कि साहब हमारे साथ 38 है, जिस 25 के पास एक भी सांसद नहीं, जिसमें 25 दल ऐसे जिसके पास एक सांसद नहीं, पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं, ऐसे दलों को भी बुला करके अमित शाह जी को बताना पड़ा कि हमारे साथ 38 दल है साहब, वहां तो सिर्फ 26 हैं। ये परेशानी है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि संवाद हमारे और अलायंस पार्टनर में लगातार हो रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, संवाद होता रहेगा, एक एक समस्या का हल निकलता रहेगा। हम 2024 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित रूप से एक ऐसी सरकार जो महंगाई बढ़ाने वाली है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, किसानों का आय नहीं बढ़ा पाने वाली सरकार है, ऐसी सरकार को हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। कृपा जी, ये बताइए, आप मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं और कल जो है एक वन नेशन वन पोल की बात हो गई और उसकी चर्चा भी चालू हो गई, कमेटी भी बन गई है। आप क्या तैयारी है मुंबई में, महाराष्ट्र में? कोई तैयारी भारतीय जनता पार्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जब जो समय आएगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ये तो जो अलग इकट्ठा हुए हैं लोग, इनकी घबराहट है। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। घबराए तो ये विपक्ष हैं, अभी तक तय नहीं कर पाए कि इंडिया अलायंस, इंडिया का पूरा मैं पांडे जी से पूछना था, आप इंडिया का बताइए, फुल फॉर्म बताइए और एक शब्द बताइए उसका। आप बताइए इंडिया का। इंडिया का फुल फॉर्म, आप परीक्षक हैं, हम आपको बताएं। अरे क्यों आप नहीं परीक्षा ले बताऊंगा? रहे हैं। नहीं, हम नहीं, आप परीक्षा ले ये रहे बात हैं। सच है। ये देखिए नहीं, कृपा जी, आप परीक्षा ले अपनी रहे पार्टी की तरफ से अपनी बात रखिए और यही हम रिक्वेस्ट पांडे जी से भी करेंगे। आप ये बताइए कि कल जो है इसका ऐलान कर दिया गया, इसकी घोषणा कर दी गई कि वन पार्टी वन नेशन, उसके लिए कमेटी भी बना दी गई। अब ये ऐसे में क्या आपके पार्टी की क्या तैयारी है महाराष्ट्र के लिए? मेरा सीधा सवाल है, क्या प्री पोल, क्या महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा एक साथ होने की गुंजाइश है? क्या ये पॉसिबल है? जब चाहे तब एक पार्टी, एक नेशन, एक चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी लोकसभा विधानसभा एक साथ होगी, उसके लिए तैयार है। पांडे जी, आप बताएं, आपका क्या कहना है इस पे? क्या ये एक फीजिबल आइडिया है आज के समय में? कन्हैया जी, अभी संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ कुछ दिन पहले, जुलाई में, और फिर शीतकालीन सत्र आने वाला है।
और मैं कह रहा हूं कितनी बेचैनी, इतनी जल्दबाजी क्या है? जो सरकार 9.5 साल लगभग पूरा करने तक वन नेशन वन इलेक्शन पे विचार नहीं कर पाई, जो सरकार कोई कमेटी नहीं बना पाई, जो सरकार कोई काम नहीं की, ये इंडिया अलायंस की बेचैनी है, यही परेशानी है। यही मैं बता रहा हूं बार बार कि यही परेशानी है इनकी। जितेंद्र, कल जो वन नेशन वन पोल की बात हुई, अगर एक ये रियलिटी मान लें कि अगर ये रियलिटी हो जाए तो क्या महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में? अगर ऐसा होता है तो ये मुमकिन है बिल्कुल। आप देखिए, 1 साल भर का ही समय रह गया है। 2024 अक्टूबर में चुनाव वैसे तो होने चाहिए। अगर सरकार की मियाद को देखें तो, जो है कार्यकाल को देखें तो 2024 में इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, अक्टूबर महीने में। लेकिन अगर सरकार चाहे तो फिर लोकसभा के साथ में, अगर लोकसभा चुनाव भी प्रीपोन हो रहे हैं तो उसके साथ भी ये चुनाव हो सकते हैं। और इस तरह की बीच में चर्चा भी हुई थी, और खास करके हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी कि बीजेपी में ही 2 धड़े बन गए थे। एक धड़ा ये कह रहा था कि लोकसभा के चुनाव के साथ में ही विधानसभा के भी चुनाव करा देने चाहिए, ताकि अगर मोदी जी के नाम से अगर कैंपेन होगा तो अगर जो आशंका जताई जा रही है कि अगर गड़बड़ी होती है कुछ विधानसभा चुनाव में, मामला कमजोर पड़ता है, तो मोदी जी के नाम से लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी निकाल ली जाएगी। लेकिन एक धड़े का ये कहना था कि लोकसभा पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, और एक बार जब लोकसभा चुनाव निपट जाते हैं तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव करने चाहिए। तो बीजेपी में इस तरह से एक विचार मंथन चला था, और ये काफी चर्चा का विषय भी रहा था। और उस दौरान काफी स्ट्रांगली इस बात की बहस छिड़ गई थी कि क्या विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही होने चाहिए। प्रतिनिधि पांडे जी, अखिलेश जी तो हमेशा से इसके पक्ष में रहे हैं। अब क्योंकि आप इधर बैठे हुए हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार कोई जल्दबाजी में अब है, विशेष सत्र बुला रही है। पिछला सत्र बीता है, अगला सत्र आने वाला है, और 9 साल 9.5 साल से सरकार चला रहे हैं, और इसके लिए कई मोर्चों पे काम करना पड़ेगा। राज्य की सभी सरकारों से सहमति लेनी पड़ेगी। कोई सरकार 1 महीने पहले चुनी गई, कोई 2 महीने पहले चुनी गई, कोई 1 साल पहले चुनी गई। सारे राज्य सरकारों से सहमति लेनी पड़ेगी। तो इन पांडे जी, आपने इंटरेस्टिंग बात कही। तो इन प्रिंसिपली आपको इस आइडिया से कोई विरोध नहीं है? नहीं, हम इसका विरोध नहीं कर, हम ये कह रहे हैं कि इसमें तमाम कठिनाइयां हैं अभी, लेकिन सरकार जल्दबाजी में जुमलेबाजी करने वाली सरकार है, जुमला छोड़ के चल देगी आगे। कृपा जी, एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी, जैसे मुक्ता ने कहा कि भाई आपकी कर्मभूमि जो है वो मुंबई है और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, लोकसभा के चुनाव में कहां से कहां का प्रतिनिधित्व करने का इरादा बना रहे हैं? ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जहां से लड़ाएगी मैं लड़ूंगा। आप कहां से लड़ना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जहां से लड़ाना चाहेगी लड़ूंगा। मन कहां से बना रहे हैं आप? कुछ मुझे बनाना नहीं है, मुझे मेरा काम करना है। पार्टी तय करेगी कहां से किसको चुनाव लड़ना है। एक इंटरेस्टिंग सवाल, 2 लोग मिल गए थे। पांडे जी, आप भी बारी बारी इसका जवाब दे दीजिए। आपके पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं सपा के, अबू आसिम आजमी जी, वो भी उत्तर भारतीयों की बात करते हैं, और कृपा जी भी उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना बड़ा रोल, कितना इंपॉर्टेंट है ये उत्तर भारतीयों का जो पूरा वोट बैंक है, एक तरह से कहें, मुंबई के लिए? पहले आप बताएं कृपा शंकर जी। मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय समाज सिर्फ महाराष्ट्र के विकास में नहीं, महाराष्ट्र के राजनीति में भी काफी सक्रिय है। बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, उत्तर भारतीय समाज विकास के, और खास करके उत्तर प्रदेश के, आज अपराध मुक्त जो उत्तर प्रदेश हुआ है, आज जहां पर बिजली, पानी, सड़क सब मिल रहा है, 10 से 15% लोगों का उत्तर प्रदेश से आना कम हुआ है, पलायन कम हुआ है, रोजी रोटी मिल रही है। उस विश्वास के साथ महाराष्ट्र में भी उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। पांडे जी, आप बताएं कि आप कैसे इस बार, क्या आपके पास क्या गेम प्लान है सपा के पास उत्तर भारतीयों के लिए, खास करके बीजेपी में? देखिए, उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़ी ताकत में लोग मुंबई में रहते हैं, और उत्तर भारतीयों की लड़ाई लगातार अबू आसिम आजमी साहब भी उठाते रहे, लड़ते रहे, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, और हमें पूरा भरोसा है। लगातार अबू आसिमी साहब भी एमएलए होते रहे, उनके साथी भी कई एमएलए होते रहे हैं,
और वो ताकत बढ़ी है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भी उत्तर भारतीयों की अहम भूमिका होगी और वो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ वहां भी मजबूती के साथ खड़े होंगे उत्तर भारत। आप सभी हमारे साथ जुड़े और इतने इंपॉर्टेंट जानकारियां दी, अपनी अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।